हेलो बच्चों। तो हमारे दो चैप्टर हो चुके थे, सॉल्यूशन एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, चैप्टर 2 और चैप्टर 9। तीसरा चैप्टर है चैप्टर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आज हम शुरू कर रहे हैं नया चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होती क्या है। देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बनी है, इलेक्ट्रो प्लस केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो जो शब्द है इससे हम निकालते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वैद्युत ऊर्जा। और केमिस्ट्री जो शब्द है इससे हम लेते हैं केमिकल एनर्जी या केमिकल रिएक्शंस। रासायनिक ऊर्जा। तो इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करेंगे और केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करके देखेंगे। पूरी प्रोसेस की स्टडी करेंगे कि कैसे वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदलती है और रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में बदलती है। इस सब की स्टडी हम करने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर, जिसका नाम है केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो ये पूरी की पूरी ब्रांच है, पूरी की पूरी ब्रांच है, शाखा है रसायन विज्ञान की, या कह सकते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री की, भौतिक रसायन की। तो हम क्या लिखेंगे कि रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की परिभाषा लिख लो कि वह शाखा जिसके अंतर्गत वैद्युत ऊर्जा एवं रासायनिक ऊर्जा का के अंतर परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। या भौतिक रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत इलेक्ट्रिकल एनर्जी और केमिकल एनर्जी के इंटरचेंज की स्टडी की जाती है, वह क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि ये वर्ड जो है पूरी तरह से फिजिक्स के अंदर से आया है। फिजिक्स को हमको केमिस्ट्री के साथ मिला के देखना है। फिजिक्स के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी पढ़ते हैं, कैसे जनरेट होती है कैसे नहीं, उसको हम केमिस्ट्री से मिला के देखेंगे। यानी कि केमिकल्स के अंदर से भी इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। केमिकल रिएक्शंस या के द्वारा जो रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं उसके द्वारा भी क्या हम विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? क्या विद्युत ऊर्जा देकर रासायनिक अभिक्रिया करवाई जा सकती है? तो ये सब स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर करने वाले हैं। एक बार डेफिनेशन लिख लो, आगे चलते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, अलग पोर्शन है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में चेंज करने का, यानी कि विद्युत ऊर्जा हमको मिले कोई भी रासायनिक अभिक्रिया करवाएं तो। देखिए, कोई भी एक सेल होता है, हमारा बैटरी होती है, उस बैटरी के अंदर क्या है? केमिकल्स भरे हुए हैं। वो केमिकल्स आपस में अभिक्रिया करते हैं, रिएक्शन करते हैं, जिससे हमको एनर्जी विद्युत ऊर्जा के रूप में प्राप्त होती है। इंटरचेंज हो रहा है केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो विद्युत ऊर्जा हमको प्राप्त होती है। सेल को हम किसी भी इलेक्ट्रिक डिवाइस के अंदर डालते हैं, वो काम करने लगती है, इसका मतलब हमको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है। ठीक है, यदि हम बात करें दूसरे टाइप के एक सेल की कि जिसके अंदर अपन विद्युत धारा दें, प्रवाहित करें, इलेक्ट्रिक करंट प्रवाहित करें और उस सेल के अंदर भरे हुए केमिकल्स में कोई रिएक्शन होने लग जाए,
तो वो दूसरे टाइप के सेल हो गए। तो पहले सेल जो हैं उनको कहते हैं अपन गैल्वेनी सेल या वैद्युत रासायनिक सेल, जो हमारा आज का सबसे पहला टॉपिक होगा। और दूसरा सेल जिसकी मैं बात कर रहा हूं, जिसमें अपन विद्युत ऊर्जा दे रहे हैं और फिर कोई रिएक्शन हो रही है, तो उसको कहते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, यानी कि वैद्युत अपघटनी सेल, जिसको अपन अगले टॉपिक के रूप में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस पूरे चैप्टर के दौरान काम आने वाला है वो है हमारा वैद्युत रासायनिक सेल। हेडिंग डाल दीजिए सबसे पहले, वैद्युत रासायनिक सेल। इसी का दूसरा नाम है गैल्वेनी सेल। इसी का तीसरा नाम है वोल्टेइक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, गैल्वेनिक सेल एंड वोल्टेइक सेल, ये तीनों नाम एक ही हैं। ये होते क्या हैं? ये हमारे पास क्या काम करेंगे? ये कोई भी केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे। ठीक है, कैसे होगी कैसे नहीं, उसके लिए हम एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं इसी का ही, जिसका नाम कर देते हैं अपन, एग्जाम्पल है इसका डेनियल सेल। डेनियल सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। जिसको नाम देते हैं कॉपर जिंक सेल। इसका दूसरा नाम क्या है? कॉपर जिंक सेल। देखिए, ये सेल होता क्या है? इस सेल के अंदर दो कंटेनर होते हैं, कुछ इस प्रकार से। देखिए, दो कंटेनर होते हैं, दो पात्र होते हैं, मतलब एक कंटेनर के अंदर जो है जिंक सल्फेट का 1 m कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन भरा हुआ है, और दूसरे कंटेनर में कॉपर सल्फेट का 1 m कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन भरा हुआ है। दो अलग अलग पात्र हैं बिल्कुल। ठीक है, एक पात्र में हमने लगा दी जिंक रॉड, और दूसरे पात्र के अंदर है कॉपर रॉड, जिसमें जिंक का सॉल्यूशन है, उसमें जिंक की रॉड, यानी जिस धातु का सॉल्यूशन है, जिस धातु के लवण का सॉल्यूशन है, साल्ट का सॉल्यूशन है, उसी धातु की, उसी मेटल की रॉड हमने इसमें लगा दी। ठीक है, ये कौन सी रॉड है? जिंक छड़, और भैया ये है अपनी कॉपर छड़। ठीक है, इस तरह से अपन ने अरेंजमेंट कर दिया। क्लियर? अब होता क्या है, इसको अपन एक एक्सटर्नल वायर द्वारा दोनों रोड को जोड़ देते हैं। और बीच में हम जोड़ देते हैं गैल्वेनोमीटर या विक्षेपक या एमीटर भी जोड़ सकते हैं, जिससे हमको विद्युत धारा के प्रवाह की जानकारी मिलती है कि विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट किस दिशा में, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। ठीक है, ये इस तरह से लगा दिया जो अभी 0 पे है, जिसकी निडिल, जिसका संकेतक 0 पे है। ठीक, अभी इसके अंदर कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रही है। क्योंकि हम देखते हैं कि यहां से विद्युत धारा अगर प्रवाहित हो भी जाती है इधर से इधर या इधर से इधर, तो
सर्किट तो पूरा है ही नहीं। अब सर्किट पूरा करने के लिए इसमें एक खास युक्ति लगाई जाती है, एक विशेष युक्ति लगाई जाती है, जिसको हम एक तार भी लगा सकते हैं। पहली बात तो देखो, एक वायर लगा सकते हैं धातु का, लेकिन धातु का तार लगाने से नुकसान क्या है या दूसरी युक्ति लगाने का फायदा क्या है, वो अभी मैं तुम्हें बताने वाला हूं। देखिए, हमने एक उल्टे यू आकार की नलिका लगाई है जिसके अंदर साल्ट भरे हुए हैं, हाफ सॉलिड के रूप में। हाफ सॉलिड क्या होता है? अर्ध ठोस, पेस्ट, एक पेस्ट के रूप में साल्ट भरे हुए हैं। ये तो एक पुल की तरह बन गया, एक पुल, सेतु। तो इसका दूसरा नाम हो गया, इसका नाम भी हो गया लवण सेतु, साल्ट ब्रिज। लवण सेतु, ठीक है। इसके अंदर लवण भरे हुए हैं, साल्ट भरे हुए हैं। कौन से साल्ट भरे जाते हैं, कौन से नहीं, वो भी मैं तुम्हें बताऊंगा। आज हम केवल और केवल इसकी बनावट पढ़ रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि डेनियल सेल होता कैसा है, ठीक है, या वैद्युत रासायनिक सेल होता कैसा है। तो देखिए, जिंक रॉड डाल दी इसके अंदर कॉपर रॉड डाल दी। अब नेगेटिव पॉजिटिव पोल बनेंगे। अब सर्किट पूरा हो चुका है, ऑटोमेटिक रिएक्शन होगी। रिएक्शन कैसे होगी? देखिए, यहां कौन है? जिंक, और यहां कौन है? कॉपर, ठीक है। यहां जिंक जो है वो क्या करेगा? जिंक आयनों में टूटेगा और 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर देगा। ये लीजिए, किसके ऊपर? इलेक्ट्रोड के ऊपर, या इस रोड के ऊपर क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए और जिंक +2 आयनों में बदल गया। किस तरह से? Zn जो है सॉलिड है, वो किस में बदलता है? Zn +2 इलेक्ट्रॉन। और इधर क्या हो रहा है? इधर जो है ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री होने के बाद इस साइड जाएंगे, चले गए यहां से। ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री होने के बाद एक्सटर्नल सर्किट द्वारा, बाह्य परिपथ के द्वारा किधर चले गए? कॉपर रोड की ओर चले गए। कॉपर रोड पर आने के बाद हमको पता है कि इसके अंदर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, यानी कि Cu+2 आयन इसमें मौजूद है। वो क्या करेंगे? इन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेंगे और कॉपर धातु के रूप में इस छड़ पर चिपक जाएंगे, इस कॉपर रोड पर चिपक जाएंगे, या निक्षेपित हो जाएगी कॉपर धातु, ठीक है। कॉपर आयन इन इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके अपचयित हो जाते हैं कॉपर सॉलिड के रूप में। चलो, ये हो गया हमारा डेनियल सेल का स्ट्रक्चर या डेनियल सेल की बनावट। होता क्या है, वर्किंग क्या है इसकी, कैसे वर्क करेगा, ये वर्किंग अपन देखेंगे इस टॉपिक के बाद। पहले तो ये देखो, संरचना समझ में आई क्या नहीं आई, स्ट्रक्चर समझ में आई क्या नहीं आई। 2 कंटेनर हैं, दोनों में अलग अलग सॉल्यूशन भरा हुआ है। जो सॉल्यूशन है उस जिस धातु के लवण का सॉल्यूशन है उसी धातु की छड़ को हमने इसके अंदर डिप कर दिया। इधर को जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन है तो जिंक रोड, इधर कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है तो कॉपर रोड, सिल्वर क्लोराइड का सॉल्यूशन है तो सिल्वर रोड, लेड सल्फेट का सॉल्यूशन है तो लेड की रोड। यानी कि जिस भी धातु का साल्ट जो है तुमने इसमें भर रखा है, उस साल्ट से रिलेटेड धातु का जो रोड है उसको अपन इलेक्ट्रोड के रूप में काम में लेते हैं, ठीक है। यहां हम जिंक और कॉपर की जगह पर कोई और अदर भी ले सकते हैं धातु, कोई जरूरी नहीं है जिंक और कॉपर ले, लेकिन यदि जिंक और कॉपर लेते हैं तो उसको कहते हैं डेनियल सेल। आ गई बात समझ में? कोई भी धातु ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है। सबके सब क्या हैं? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल हैं, गैल्वेनी सेल हैं, वोल्टेक सेल हैं। बट अगर मान लीजिए हमने इनके अलावा इन धातुओं के रूप में अपन ने छड़ें ली हैं, जिंक और कॉपर धातु ली है, तो जिंक और कॉपर धातु के रूप में जो सेल बनाया जाता है वो कहलाता है डेनियल सेल। आ गई बात समझ में? तो डेनियल सेल इज द एग्जाम्पल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, ठीक है। डेनियल सेल एक वैद्युत रासायनिक सेल है, लेकिन सभी वैद्युत रासायनिक सेल डेनियल सेल नहीं कहलाते, ठीक है ना? ठीक है, चलो ये हो गया कंप्लीट। ये इसकी स्ट्रक्चर है, इसकी वर्किंग क्या है, कैसे है, वो मैं भी बताऊंगा। बोलो, ये समझ में आ गया? पहले बनावट करके डेनियल सेल की बनावट और फिर ये उतार लो।
इसी से तुम सब कुछ लिख दोगे। ठीक है, अब इसके अंदर जब ये रिएक्शन होती है, वर्किंग देखते हैं अब इसकी अपन, वर्किंग देखते हैं कैसे वर्क करता है ये। कि जब यहां इलेक्ट्रॉन त्याग दिया गया, इलेक्ट्रॉन त्यागा गया इस रोड पर, इस रोड पर इलेक्ट्रॉन त्यागा गया, यानी कि जिंक रोड जो है इलेक्ट्रॉन त्यागने का काम करती है, तो हम कह सकते हैं कि ऑक्सीडेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण हो रहा है। अब ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये बताइए, जिस क्षण पर ऑक्सीकरण होता है क्या उसको एनोड बोलते हैं क्या? आई बात समझ में? तो ये क्या हो गया? एनोड। इधर देखिए, कॉपर +2 आयन 2 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके कॉपर धातु के रूप में निक्षेपित हो रहे हैं, तो क्या कॉपर रोड को कैथोड बोल सकते हैं क्या? आ गई बात समझ में? यहां इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी इस रोड पर ज्यादा है, एनोड पर ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे कि ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, ऋण इलेक्ट्रोड। और यहां कॉपर आयन जो है इसके ऊपर जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो रही है, तो क्या इसको हम प्लस क्षण बोल सकते हैं क्या? धनावेशित इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं क्या? धन इलेक्ट्रोड। आ गई बात समझ में? तो देखिए, इधर एनोड है, इधर कैथोड है। लेफ्ट में है, ये राइट में है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। इस पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, इस पे रिडक्शन हो रहा है। इसकी रिएक्शन हम लिखते हैं Zn सॉलिड से Zn+2 एक्वस +2 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी रिएक्शन हम लिखते हैं कॉपर +2 एक्वस आयन +2 इलेक्ट्रॉन, इससे बनती है कॉपर धातु। ठीक है, इसके अलावा हम इसकी नेट रिएक्शन भी लिख सकते हैं। नेट रिएक्शन, इस सेल की नेट रिएक्शन क्या होगी? देखिए, जिंक और कॉपर दोनों की अलग अलग अभिक्रियाएं हमने लिख दी हैं। जो अपना एरो है, यानी कि जो रिएक्टेंट है उनको एक साथ जोड़ दो और प्रोडक्ट को एक साथ जोड़ दो, और इस तरह से जोड़ना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। नेट रिएक्शन के अंदर कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लिखे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन कभी भी नहीं लिखे जाते हैं। तो दोनों को जोड़ के देख लो, दोनों की साइड कट जाएंगे। देखो, इधर जिंक में रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन नहीं है, इधर रिएक्टेंट में इलेक्ट्रॉन है, कट जाएंगे। प्रोडक्ट में इलेक्ट्रॉन जो है इसके रिएक्टेंट के इलेक्ट्रॉन दोनों देखो कट गए। तो नेट रिएक्शन निकल के आती है हमारी जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 आयन, इससे बन रहा है जिंक +2 आयन प्लस कॉपर सॉलिड। इसमें एक्वस और लिख देना, एक्वस का मतलब जलीय विलयन। ठीक है, चलो यहां तक मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये उसकी स्ट्रक्चर हो गई, ये इसके हिंट्स हो गए, ये इसके तरीके हो गए याद करने के। अब देखिए, इसके लिए एनोड के लिए एक विशेष फॉर्मूला हम याद कर सकते हैं ताकि भूले नहीं। देखिए, LOAN, लॉन। लॉन याद कर लो, लॉन याद करेंगे। लॉन का मतलब क्या है? देखिए, एक अकेले एनोड के लिए दे रहा हूं मैं इसको। लेफ्ट साइड में जो है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, जिसे हम एनोड कहते हैं, एंड उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये लीजिए,
ये है हमारा एनोड याद करने का तरीका। जो लेफ्ट में है उस पर ऑक्सीडेशन होता है, उसे एनोड कहते हैं, और उस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये इसकी स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुकी है। यहां तक कोई दिक्कत? रिएक्शन कैसे हुई, यानी इसकी वर्किंग क्या है, वो अभी मैं बता देता हूं। पहले इसको एज इट इज उतार लो, बना लो इसको। उतार लिया? अब देखिए, अब हमारे पास ये सेल है, ये हमने याद कर लिया इसको लोन के रूप में। ये मत ट्रिक लगाना भाई कैथोड के लिए क्या लगाएंगे। कैथोड के लिए हो जाएगा राइट रिडक्शन कैथोड पॉजिटिव, कहीं उसका कोई शॉर्टकट मत बनाना, बस एक याद कर लो, दूसरा ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट हो जाएगा। अब देखिए रिएक्शन कैसे हो रही है। जिंक और कॉपर में से इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसकी है? दोनों में से जिंक की है। जिंक और कॉपर में से इलेक्ट्रॉन देने की जो नेचर है, टेंडेंसी है, वो किसकी ज्यादा है? जिंक की ज्यादा है। कॉपर की इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की या अपचयित होने की प्रवृत्ति किसकी ज्यादा है? कॉपर की ज्यादा है, जिंक की तुलना में। यहां तक समझ में आया? तो जिंक ने क्या किया? इलेक्ट्रॉन दिया, इलेक्ट्रॉन गया एक्सटर्नल जो अपना सर्किट है उसके थ्रू किस पे गया? ये दो इलेक्ट्रॉन किधर चले गए? इधर। तो इतना तो हमने फिजिक्स में पढ़ रखा है कि जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन जाते हैं उस डायरेक्शन के अपोजिट यानी कि इस तरफ विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाती है। कैसे पता लगेगा? इस विक्षेपक के द्वारा, गैल्वेनोमीटर के द्वारा, कि इस गैल्वेनोमीटर की जो ये निडल है, ये संकेतक है, ये इस दिशा में घूम जाएगा। ये लो जी, इससे हमको पता लग जाएगा भाई इस दिशा में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। अब कौन से इलेक्ट्रॉन थोड़ी ना दिखेंगे हमको कि किधर जा रहे हैं, हमको तो ये पता लग गया कि ये इस डायरेक्शन में घूम गई, इसका मतलब इधर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, इसका मतलब हम सही काम कर रहे हैं। जैसे ये सेटअप लगाया तुरंत ये घूम जाती है। उसी के थ्रू अपन ने ये सब कुछ बताया है कि भाई जिंक ने इलेक्ट्रॉन दिए थे, इधर कॉपर आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए थे और ये काम हो गया। अब रिएक्शन होने के बाद अब हम एक चीज देखते हैं कि इस साइड के पात्र में क्या जिंक +2 आयनों की संख्या बढ़ रही है क्या नहीं बढ़ रही है? और इधर की साइड आयनों में सल्फेट आयनों की संख्या बढ़ रही है। देखिए जिंक आयन बनते जा रहे हैं। ये ZnSO4 जो सॉल्यूशन है इसमें ऑलरेडी जो जिंक आयन और सल्फेट आयन पड़े हुए हैं। मान लीजिए ये मॉलिक्यूल है हमारे पास 1000। कितने हैं? 1000। उनसे 1000 ही क्या बने? जिंक +2 आयन, और 1000 ही क्या बने? SO4-2 आयन। आयनन हो गया। आयनाइजेशन होने के बाद 1000 जो जिंक +2 और SO4-2 आयन है उसके एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त आ रहे हैं हमारे पास क्या? जिंक +2 आयन। यानी कि जिंक आयन जो 1000 थे उससे अब ज्यादा संख्या बढ़ने लग गई, सल्फेट आयनों की संख्या कम हो गई जिंक आयनों की तुलना में। लेकिन यहां देखें तो यहां कॉपर +2 आयन घटते जा रहे हैं और इसकी तुलना में मान लीजिए ये भी 1000 थे, इनमें से 2-4 आयन जो हैं वो कॉपर धातु के रूप में निक्षेपित हो गए, तो सल्फेट आयन तो उतने ही है अभी भी 1000। यानी कॉपर की तुलना में सल्फेट आयनों की संख्या बढ़ने लग गई। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां नेगेटिव चार्ज है, इस इलेक्ट्रोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसके इस विलयन के अंदर पॉजिटिव चार्ज बढ़ने लग गया। यहां इस पे पॉजिटिव चार्ज है तो इस विलयन के अंदर नेगेटिव चार्ज यानी सल्फेट आयनों की संख्या बढ़ने लग गई, देख सकते हो। ठीक है। अब बात आती है कि साहब वो तार क्यों नहीं लगाया? एक वायर लगाने से ही जब सर्किट पूरा हो सकता था तो ये लवण सेतु क्यों लगाया? यानी कि अब हम पढ़ेंगे लवण सेतु के कार्य, लवण सेतु क्या है और उसके कार्य क्या है। तो लवण सेतु एक उल्टे यू आकार की नली होती है जिसके अंदर विशेष प्रकार के लवणों जैसे KCl, NaCl, सोडियम सल्फेट इस तरह के आयनों को पेस्ट के रूप में भरा जाता है। इस तरह के लवणों को पेस्ट के रूप में भरा जाता है। अब पेस्ट ये तो है नहीं उसका डायरेक्ट पेस्ट बन जाएगा। अगर नाम का एक पाउडर आता है, अगर नाम का एक पाउडर आता है, उस पाउडर की नेचर क्या होती है? वो आटे की तरह जो है वो पेस्ट बना सकता है। आटे में पानी डालने के बाद जब पेस्ट बनता है इस तरह से पेस्ट ये बना सकता है। तो अगर पाउडर के अंदर कुछ विशेष साल्ट
KCl, K2SO4, NaCl, Na2SO4 इस तरह के आयन साल्ट इसके अंदर मिलाकर उसका पेस्ट बना दिया और उस पेस्ट को कहाँ भर दिया? इसमें, इस लवण सेतु के अंदर भर दिया। क्या होना चाहिए कि ये जो साल्ट भरा है इसकी विशेषता क्या है कि इसमें कोई भी साल्ट नहीं भरते हैं। इसमें विशेषता क्या है इसकी कि देखिए लवण सेतु के अंदर जो साल्ट है, पहली बात तो उसकी आयनन जो है जल्दी होना चाहिए, आयनन जल्दी होना चाहिए। दूसरा, वो जो आयन बन रहे हैं वो आयन इधर जब जाएंगे तो वो आयन इससे अभिक्रिया नहीं करने चाहिए। कैसे जाते हैं, क्यों जाते हैं, वो बता देता हूं पहले मैं तुम्हें। तो लवण सेतु क्या काम कर रहा है देखिए, जैसे ही यह जिंक +2 आयनों की संख्या बढ़ी, जिंक +2 आयनों की संख्या बढ़ी तो क्या होगा? KCl में से Cl- और K+, मान लीजिए यहां है, तो जैसे ही Zn+2 आयनों की संख्या बढ़ी Cl- नीचे टपक जाएंगे, ठीक है, 2 Cl-। इधर जैसे ही सल्फेट आयनों की संख्या बढ़ी यानी कॉपर +2 कम हुए, तुरंत K+ आयन इधर चले जाएंगे। अभी बताया था मैंने तुम्हें, आयनन शीघ्र होना चाहिए, इसका मतलब ये तुरंत आयनाइज होकर Cl- इधर चला जाए, K+ इधर चला जाए, यानी कि आयनिक साम्य, आयनिक इक्विलिब्रियम को बनाने का कार्य करता है कौन? लवण सेतु। आयनिक इक्विलिब्रियम बनाए रखता है दोनों के दोनों अर्ध सेलों के अंदर। ये दोनों अर्ध सेल कहलाते हैं, हाफ सेल। ये हाफ ऑक्सीडेशन सेल या ऑक्सीडेशन हाफ सेल, ये रिडक्शन हाफ सेल, नेगेटिव हाफ सेल, पॉजिटिव हाफ सेल, एनोड हाफ सेल, कैथोड हाफ सेल, ठीक है, तो अर्ध सेल कहलाते हैं ये। तो लवण सेतु क्या करता है? सबसे पहला काम तो कर रहा है सर्किट को पूरा करना, सर्किट को पूरा करता है, परिपथ पूर्ण करना। लवण सेतु का कार्य करके लिख देना, यह परिपथ पूर्ण करता है। दूसरा काम क्या है? दोनों अर्ध सेलों में आयनिक साम्य बनाने का कार्य करता है, आयनिक साम्य बनाने का कार्य करता है, ठीक है। किस तरह से करता है वो मैं तुम्हें बता चुका हूं। सिर्फ लवण सेतु का कार्य पूछे जाते हैं, 2 कार्य हैं। तीसरा एक कार्य और होता है, वो अपने सिलेबस में है नहीं, जो अपन को नहीं पढ़ना है इस लेवल पर। हमें सिर्फ 2 कार्य याद करने हैं, परिपथ को पूर्ण करता है, सर्किट कंप्लीट करता है, सर्किट क्लोज करता है, और दूसरा है आयनिक साम्य को बनाए रखता है, दोनों अर्धसेलों में आयनिक साम्य को स्थापित करके रखता है, ठीक है। अब बताता हूं तुम्हें कि ये साल्ट किस तरह का होना चाहिए। सबसे पहले तो नॉन रिएक्टिव, डायरेक्ट ये नॉन रिएक्टिव मत लिख देना, मतलब क्या है इसका मैं बता देता हूं कि जैसे ये Cl- आयन इसमें आए Zn+2 के साथ, Cl- इधर आए तो इसका मतलब यह है कि Zn+2 आयन के साथ अभिक्रिया नहीं कर ले। अरे अभिक्रिया तो करेगा, ZnCl2 बनेगा। अब ZnCl2 यदि बनेगा, ZnCl2 जब बनेगा तो वो ZnCl2 की आयनन की प्रक्रिया जो है ज्यादा होनी चाहिए, प्रबल होनी चाहिए, ताकि वो फिर से Zn+2 और Cl- बना सके। ये नहीं है कि Zn+2 के पास में Cl- आया, जैसे मान लीजिए अब सिल्वर रॉड ले ली मैंने, एक बार के लिए ये मान लो सिल्वर रॉड ले ली मैंने, इलेक्ट्रोड ले लिया सिल्वर इलेक्ट्रोड लेने पर ये KCl नहीं लेंगे हम, KCl नहीं लेंगे। KCl क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि Cl- जैसे ही आएंगे वो Ag+ आयन के साथ मिलकर AgCl का श्वेत अवक्षेप बना लेंगे और पेंदे में बैठ जाएंगे। नॉन रिएक्टिव का मतलब समझ में आ गया होगा। रिएक्शन तो होती है लेकिन आयनिक रूप में ही रहने चाहिए, ये नहीं है कोई विशेष यौगिक बनाकर पेंदे में बैठ गए, लो भैया हम तो खत्म काम, AgCl खत्म हो गया। अब इसका मतलब या तो फिर आयनिक साम्य बिगड़ गया ना, कंसंट्रेशन बिगड़ गई, तो इसका मतलब समझ के होंगे कि नॉन रिएक्टिव का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये विलयन के आयनों के साथ अभिक्रिया नहीं करना चाहिए, ऐसे लवण लेने हैं। दूसरा पेस्ट के रूप में लेने हैं, आयनों की स्पीड जो है ज्यादा होनी चाहिए। ये नहीं है कि Cl- तो आ गया और K+ बोल रहा है भैया अभी थोड़ी देर रुक जाए यार, आलस आ रहा है, मैं चला जाऊंगा बाद में, तू चला जा, ऐसा नहीं होता है। दोनों की स्पीड बराबर होनी चाहिए कि Cl- आया तो K+ भी आ गया,
क्लियर हो गई बात? तो ये हो गया लवण सेतु क्या है, लवण सेतु के कार्य क्या होते हैं। दो कार्य हैं, दोनों कार्य याद रखेंगे। रिएक्शन कैसे हो रही है वो मैं तुम्हें बता चुका हूँ, कार्य कैसे कर रहा है सेल ये मैं बता चुका हूँ। ठीक है, इसकी बनावट याद कर लो, इसमें से क्वेश्चन क्या पूछा जाता है वो बता देता हूँ। कि जैसे सबसे पहले पूछ लिया डेनियल सेल की बनावट, या डेनियल सेल का नामांकित चित्र बनाइए। डेनियल सेल पे में एनोड पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए, कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं लिखिए, या डेनियल सेल की संपूर्ण अभिक्रिया लिखिए। अलग अलग क्वेश्चन हो गए। लवण सेतु क्या है, ये लवण सेतु के कार्य दीजिए, कार्य लिखिए। ये सब क्वेश्चन इसके अंदर पूछे जाते हैं। ये कभी भी नहीं पूछा जाता है कि लवण सेतु के अंदर किस प्रकार का साल्ट भरा जाता है, कोई नहीं पूछेगा। डायरेक्ट लिखेंगे लवण सेतु क्या है और उसके अंदर एग्जाम्पल लिख देंगे कि ये साल्ट इसके अंदर पेस्ट के रूप में भरे जाते हैं। ठीक है, चलो अब उसके बाद अपन लेते हैं अगला टॉपिक। चलो इसको आज यही फिनिश करते हैं। अगला टॉपिक है अपना डेनियल सेल का प्रदर्शन, सेल रिप्रेजेंटेशन। इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसलिए उसको अपने अगले टॉपिक में लेंगे, अगले वीडियो में लेंगे। डेनियल सेल को प्रदर्शित कैसे करते हैं या वैद्युत रासायनिक सेल को प्रदर्शित कैसे करते हैं ये अपन अगले टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही।